नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर में डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल के काफ़ी सवाल हम लोग कर चुके थे। वो जो सवाल थे थ्योरी वाले सवाल नहीं थे, एक सिंपल सवाल होते थे जिसमें डबल इंटीग्रल होता था इस टाइप से, और उनके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती थी। लिमिट होती थी लेकिन हमें लिमिट बनानी नहीं पड़ती थी, पहले से दी हुई होती थी। यहाँ x और y के कोई फंक्शन होते थे, मान लीजिए x y था, और यहाँ पर dx और dy लिखा होता था। यहाँ पर दो लिमिट होती थी, जैसे x के लिए और y के लिए दो लिमिट दी हुई थी। तो ये इस टाइप के सवालों को हमने किया था, और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ जो पहले लिखा है तो dx लिखा है तो ये x की लिमिट हुई, और ये dy है तो ये दूसरी वाली y की लिमिट। लेकिन जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो पीछे से चालू करते हैं, यानी कि dy वाले को आप पहले सॉल्व करेंगे और dx वाले को आप बाद में सॉल्व करेंगे। और इनको लिखने का तरीका भी मैंने बताया था कि dy को हम आगे ले लेते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं, और dx को हम बाहर पहुंचाते हैं। तो ये तो सिंपल सवाल थे जिनमें आपको लिमिट पहले से दी हुई होती थी। आज हम कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसमें लिमिट दी हुई नहीं होगी, आपको कुछ कंडीशन दी हुई होगी, किसी चीज का समीकरण दिया होगा आकृतियों से रिलेटेड। हो सकता है वो वृत्त बने, हो सकता है सरल रेखा बने, हो सकता है दीर्घवृत्त बने, कुछ भी बन सकता है। अब जो आकृति आपके पास प्राप्त होगी आप उसी से ही लिमिट निकालेंगे और डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज के सवाल कर रहे थे, मैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल ले रहा हूँ जो थ्योरेटिकल है, लिमिट जिसमें नहीं दी हुई होगी, लिमिट आपको बनानी होगी। तो 6 सवाल तक हम लोग कर चुके थे। 7वें सवाल से हम आगे स्टार्ट करते हैं। 7वां सवाल मैं लेता हूँ, ये देखिए 7वां सवाल है हमारे पास, धनात्मक पाद में सवाल है, उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, हो तो डबल इंटीग्रल सवाल में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। dy इसमें पहले दिया है, dx बाद में दिया है, dy dx का मान लिया। ये देखिए थ्योरी बेस्ड सवाल है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन पहले अच्छे से सवाल को समझेंगे कि सवाल हमें क्या दिया हुआ है। एक डबल इंटीग्रल आप लोगों को दिया हुआ है, सवाल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए सभी सवालों में हमने पहले dx dy पढ़ा था, यहाँ पर dy और dx लिखा हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि ये पहली वाली जो लिमिट है वो y के लिए होगी, और जो दूसरी लिमिट है वो x के लिए होगी। और जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले आपको बताया था मैंने, पीछे वाले को सॉल्व करते हैं, यानी dx के लिए पहले सॉल्व होगा और dy के लिए ये बाद में सॉल्व होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अभी तक जो सवाल दिए होते थे यहाँ लिमिट लगी हुई होती, लेकिन यहाँ हमें लिमिट नहीं दी है, लेकिन हमें एक आकृति दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। आपको लिमिट यहाँ से बनानी है, इस डायग्राम से बनानी है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आकृतियों का नॉलेज होना चाहिए, समीकरणों का नॉलेज होना चाहिए कि ये किस चीज का समीकरण है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है इससे हम लिमिट बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वो समीकरण हमारे पास है क्या। हमारे पास समीकरण दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये एक समीकरण दिया हुआ है। तो कुछ समीकरणों का नॉलेज मैं आप लोगों को यहाँ दे देता हूँ, उन चीजों से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये समीकरण किस टाइप से बन रहा है। जैसे हम बात करें सरल रेखा,
तो आपको पता है सरल रेखा का जो समीकरण हमारे पास होता है वो इस फॉर्म में होता है y = mx प्लस c, यानी कि यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होती है वो सिंगल फॉर्म में होती है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं होता, यानी पावर 1 होती है। ठीक है, m हमारी क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, और c जो होता है वो अंतखंड होता है, काटा गया अंतखंड x अक्ष। तो ये सरल रेखा का समीकरण होता है जिसका नॉलेज हम 11th क्लास में या उससे छोटी क्लासों में ले चुके हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास वृत्त का होता है। वृत्त का समीकरण हम लोगों को ध्यान है x² + y² = a²। ये वृत्त का समीकरण होता है, और ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु, केंद्र क्या है? डबल जी, यानी कि मूल बिंदु। यह मूल बिंदु, और त्रिज्या जो है वो क्या दी हुई है? a। त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या कितनी दी हुई है? a। ये त्रिज्या होती है, ये वृत्त का समीकरण होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर a² की जगह पर 1 कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 1 हो जाएगी। तो दो समीकरण तो हमारे पास ये है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दो समीकरणों। ये देखिए, ये पहला हो गया आपका, ये वृत्त दूसरा हो गया, तीसरा आपका होता है दीर्घवृत्त। इसका समीकरण क्या होता है आप लोगों को ध्यान होगा, x² + y² अपॉन में a² b² = 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। a और b हमारे अंतखंड होते हैं, इसे लघु अक्ष दीर्घ अक्ष बोला जाता है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण। इसके अलावा परवलय का समीकरण भी हमें देखने को मिलता है। परवलय कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर माइनस होता है वो भी दीर्घवृत्त होता है ना। अब ये जो परवलय, परवलय के लिए समीकरण हम शुरू से पढ़ते हैं, y² = 4ax या x² = 4ay, अलग अलग टाइप से अभिलंब की लंबाई होती है। तो परवलय का समीकरण इस फॉर्म में होगा हमारे पास, दीर्घवृत्त का इस फॉर्म में होगा, वृत्त का इस फॉर्म में होगा, और सरल रेखा का इस फॉर्म में हमारे पास होगा। इसके बाद जब हमारी बुक आगे बढ़ेगी, आगे की एक्सरसाइजों में कुछ और भी आकृतियां आएंगी, अभी लेकिन डबल इंटीग्रल में और आकृतियां नहीं रहेंगी। इन चार में से ही आपको सवाल मिलेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो आकृति सवाल में दी हुई है, जो भी इक्वेशन दी हुई है, वो किस चीज की समीकरण है। तो जैसे हम दीर्घवृत्त की बात करें तो ये दीर्घवृत्त की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x² होता है, यहाँ पर तो केवल x, y² होता है केवल y, तो ये दीर्घवृत्त तो नहीं। परवलय की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए y² होता है, हमारे पास y² नहीं। वृत्त में x² + y² = a² होता है, ये फॉर्म भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो घात एक ही है। अब देखिए बचता है हमारे पास सरल रेखा, जिसका समीकरण y से शुरू होता है, y = mx + c होता है। तो हम यहाँ से अगर x को उधर पहुंचा दें तो ये लगभग समीकरण हमें प्राप्त होगा। x को मैंने उधर पहुंचाया तो ये माइनस का हो जाएगा, इस टाइप से साइन तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो लगभग किसकी तरह आई? सरल रेखा की तरह आई, यानी कि ये हमें एक सरल रेखा दी हुई। तो इसे हम सबसे पहले ग्राफ पर बनाते हैं, और ग्राफ पर बनाने के बाद फिर देखते हैं कि हमारी x की और y की लिमिट क्या है। ठीक है, देखिए हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये हमारा कौन सा अक्ष होता है? x अक्ष होता है, और ये वाला कौन सा अक्ष होता है? y अक्ष। अब मैं बात करूं, और ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 0। यहाँ पर जो y चलता है वो नेगेटिव चलता है, यहाँ पर जो x चलता है वो नेगेटिव चलता है, यानी ऊपर y प्लस का, नीचे माइनस का, ये तो सभी को पता है। अब हम बात करें y अक्ष की, तो ये हमारा y अक्ष है,
y अक्ष पर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये x की वैल्यू यहाँ पर 0, ठीक है। ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर y कितना होता है? y 0 होता है। इसकी वैल्यू हम पहले लेते थे, क्या x अक्ष पर y कितना होगा हमारे पास? 0, और y अक्ष पर x कितना होगा हमारे पास? तब ये दोनोपॉइंट मिलकर यहाँ पर मूल बिंदु बनाते हैं जिसका नाम होता है 0, 0। अब हमारी कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है x + y ≤ 1। इक्वल टू का भी साइन है, तो हम पहले इसे इक्वल टू के लिए ट्रीट करते हैं और y की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो y = क्या आएगा? 1 - x आएगा, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है ना। अब ये जो सरल रेखा का समीकरण है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा। यानी x की जगह पर हम वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें ग्राफ की प्राप्ति होगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पर x = 0 रखता हूँ, x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो यहाँ देखते हैं हम पॉइंट पर x 0 तो यहाँ पर रहेगा और y 1 यहाँ रहेगा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अगर यहां पर x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें तो y कितना आएगा? x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो देखिए x1 कहां पर? 1 मान लीजिए यहाँ पर, ऐसे 1 2 3 ये चल रहा है, तो x की वैल्यू अगर 1 है, y 0, तो ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि 2 पॉइंट से हम किसी भी सरल रेखा को खींच सकते हैं। अगर 2 बिंदु हमें मिल जाएं तो हम उससे सरल रेखा निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सरल रेखा ऐसे में आ रही है, इनको अगर मैं मिलाऊं तो ये सरल रेखा ऐसे में आ रही है, लेकिन ये जो डायग्राम बनेगा थोड़ा छोटा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने छोटे छोटे x और y ले लिए हैं, इनको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, यानी x = 1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना। और x = 1 to y 0 आया तो x यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ, यानी यहाँ पर x = 1 है और इतनी ही डिस्टेंस पर x = वापस 2, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो 2 रेखाओं से मिलकर जो रेखा निकलेगी उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये रेखा निकलेगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है y = 1 - x। ये जो सरल रेखा का समीकरण दिया था, हमने उसको सॉल्व किया y के लिए और x की कुछ वैल्यू पुट करी, 2 वैल्यू से हम सरल रेखा निकाल सकते हैं। हमने वैल्यू पुट करी और उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जब हमने उसको मिलाया तो एक सरल रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हुआ। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के आप यहाँ पर लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया था मैं इसको मिटा रहा हूँ। ग्राफ हमारे पास बन चुका है, ग्राफ हमारे पास बन चुका है, लाइट और ग्राफ हमारे पास बन चुका है। अब हम लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं कि x की लिमिट और y की लिमिट आप क्या निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। ये जो माइनस वाला ग्राफ था, इधर भी माइनस वाला ग्राफ था, इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास जो मेन ग्राफ प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है, एक त्रिभुज के रूप में हमें दिया हुआ है और इस त्रिभुज की हमें लिमिट निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम x की लिमिट की बात करते हैं और उसके बाद y की लिमिट की बात करेंगे। तो जैसे ही हमने x की लिमिट की बात की तो यहाँ देखिए, हम उसके पहले हम एक काम करते हैं, इसमें एक पट्टी काट लेते हैं। वह पट्टी y अक्ष के समांतर होनी चाहिए। देखिए ये मैंने एक पट्टी काट ली यहाँ पर और इस पट्टी के बारे में क्या बोल रहा हूँ, y अक्ष के समांतर ये पट्टी होनी चाहिए। इसको मैं ऐसा डिजाइन कर देता हूँ, ये आपका y अक्ष और इसके समांतर हमने एक पट्टी काट ली जिससे हमें लिमिट निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि x अक्ष यानी x की लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक। तो आपको ध्यान है कि ये वाला जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था ये x = 1 था और ये वाला y = 1 था।
1 1 लिए थे ना अपन। तो x की लिमिट बात करें तो x अक्ष पर हमें x की लिमिट प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट क्या था 0, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, यानी कि x की लिमिट तो फाइनल हुई, x की सीमा क्या हुई, यहाँ लिख देता हूं, x की सीमा क्या हुई 0 से लेकर 1। x की लिमिट क्या हुई 0 से लेके 1 तक, क्योंकि x अक्ष पर हम x की लिमिट देखेंगे तो ये आई 0 से लेके 1। अब बात करते हैं कि y अक्ष पर लिमिट क्या होगी। तो हमने लिखा y की सीमा, y की सीमा y की सीमा लिमिट निकालने के लिए बड़ा आसान है। अपने डायग्राम को देखें और उस पट्टी को देखें जो आपने y अक्ष के समांतर बनाई। ये y अक्ष के समांतर मैंने एक पट्टी बनाई। तो इस पट्टी का नाम क्या था, देखिए ये लिखा हुआ है x अक्ष पर y 0 होता है। तो यहाँ पहली लिमिट मिल गई डायग्राम में कि y 0 से, अब ऊपर चले, इस पट्टी के सारे ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस x आ रही है। तो y की सीमा क्या हुई 0 से लेके 1 माइनस x तक इसकी सीमा प्राप्त हो गई। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सभी सवालों में ग्राफ बनाना है और लिमिट निकालनी। तो ये मैंने x की सीमा निकाल दी कि 0 से लेके 1 तक हमारा ग्राफ है, और y की सीमा निकाल दी कि ये 0 से लेके और 1 माइनस x तक इसकी लिमिट आ रही है। जैसे ही x और y की लिमिट आपको प्राप्त होती है, उसके बाद हमारे पास सवाल में कुछ नहीं रह जाता। जैसे ही लिमिट प्राप्त होती है आपको इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और इंटीग्रेशन निकालने की हम कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ ये आ चुका है, एक त्रिभुज आ चुका है। ये तो अपना मूल बिंदु था 0 0, ये y 0 था, ये x 0। ये जो पॉइंट आया था x 1 आया था, ये जो पॉइंट आया था ये y 1 आया था। ये हमारी समांतर पट्टी थी और इस रेखा का समीकरण आया था y 1 माइनस x। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है उसके बराबर या फिर उससे छोटा, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करेगा। अब हमारे पास सवाल है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है। अब देखिए ये सवाल है हमारे पास x² प्लस y² और पहले दिया हुआ है dy और फिर बाद में दिया हुआ है dx। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पद पहले दिया हुआ है पहले वाले की लिमिट पहले वाले से रहेगी, दूसरे वाले की लिमिट दूसरे वाले से रहेगी। तो ये y की लिमिट आपको पहले लिखनी है। तो y की लिमिट मैंने अभी बताई, y की लिमिट 0 से लेके कहां तक जा रही थी 1 माइनस x तक। तो ये पट्टी हमारी 0 से 1 माइनस x तक जा रही है। तो ये लिमिट लगा देता हूं, y की लिमिट आ रही है 0 से लेके 1 माइनस x। ठीक है, अब बात करते हैं x की लिमिट की। तो x की लिमिट कहां से आ रही थी 0 से लेके कहां तक जा रही थी 1 तक जा रही थी। तो x की लिमिट लगा देते हैं, x की लिमिट बन गई 0 to 1। अब हमें ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्राफ को मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए, हम सवाल को अच्छे से कर पाएं। देखिए अब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन को करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका था। इंटीग्रेशन को करने का तरीका जो है वो कैसा था, पहले हम पीछे से शुरुआत करें, यानी dx से शुरुआत करेंगे। तो पहली वाली लिमिट को तो हम वैसे छोड़ेंगे, क्या बनेगा 0 to 1 माइनस x। पहली लिमिट को हमने वैसे ही छोड़ा, उसके बाद हम क्या लगाते थे, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम दूसरा इंटीग्रल लेते हैं, लिमिट जाएगी जिस पर 0 से लेके 1 तक, और सवाल हमारे पास है x² प्लस y²। इसके साथ में हम किसको लें, dx को लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर इस स्टेप को लेंगे, यानी कि y वाला हमारे पास बाद में आएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बाहर वाली लिमिट तो वैसी की वैसी 0 to 1 माइनस x कोष्टक,
यहाँ देखिए आपको जो इंटीग्रल करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, ना कि y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का इंटीग्रल अगर करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 आएगा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रल करते हैं तो y स्क्वायर तो एक तरीके से कांस्टेंट है, y स्क्वायर ऐसे रहेगा x के लिए, अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रल अगर करते हैं तो आता है x, और लिमिट इसके ऊपर कितनी चल रही है, 0 to 1 लिमिट चल रही है, और क्या पीछे क्या चल रहा है, पीछे dy चल रहा है, तो ये पीछे dy चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को, तो मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए इस पद को मैं वापस लिख देता हूँ ऊपर से ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। हमारे पास अब पता चुका है, लिमिट है 0 to 1 minus x, और यहाँ आ गया हमारा x क्यूब अपॉन 3 प्लस x वाई स्क्वायर, लिमिट चल रही है 0 to 1 और पीछे चल रहा है हमारे पास dy। तो यहाँ देखिए x की लिमिट तो आ चुकी है हमारे पास, x की लिमिट मौजूद है, तो हम x की वैल्यू रख देते हैं, x की लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा 0 to 1 minus x। देखिए x की जगह पर क्या पुट करना, 1 पुट करना, तो ये तो आएगा आपका 1/3, 1 की पावर क्यूब तो 1 ही होता है 3, प्लस यहाँ देखिए x की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, y स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 0 तो दोनों जगह 0 होगा, यानी हमारे पास पद ही आ गया 1/3 प्लस y स्क्वायर, और पीछे हमारा क्या चल रहा है, पीछे हमारा चल रहा है dy। अब हम y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर देते हैं, y की लिमिट ये लिखी हुई, तो 1/3 का करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रल, 1/3 तो कांस्टेंट है, अंदर 1 बचा तो 1 का इंटीग्रल y, और y स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा y क्यूब अपॉन 3। लिमिट हमारे पास क्या चल रही है, 0 to 1 minus x, 0 to 1 minus x चल रही है। अब देखिए यहाँ पर सीधे सी बात है कि कैलकुलेशन में जो सवाल दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो सवाल गलत दिया हुआ है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक थी सवाल के अंदर, ये जो सवाल दिया हुआ था dy और dx जो लिखा हुआ है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर न्यूमेरिकल्स नंबर में नहीं आएगा, चेंज आएगा, यानी कि ये सवाल में कुछ मिसप्रिंट था, ये जो सवाल dy dx था ये गलत है, ये dx और dy होना चाहिए, ये सवाल क्या होना चाहिए, dx और dy, इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है न्यूमेरिकल्स नंबर लाने के लिए। तो हम सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और आप लोग भी अपनी बुक में इस क्वेश्चन को सुधार लें, यानी उसकी लिमिट को थोड़ा सुधार लें, लिमिट वगैरह हमारी सब कुछ सही निकला है, सवाल में जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल इस टाइप से होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dx पहले और dy बाद में होना चाहिए। ये जो स्टेप दिया हुआ था हमें, dy dx जो दिया हुआ था बुक में वो गलत दिया हुआ है। हो सकता है मेरी बुक पुरानी है, लाइब्रेरी से इशू करवाइए, नई बुकों में सुधार होके आया हो तो dx dy ही हो, ये आप चेक कर लें। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें dy और dx दिया हुआ था, तो इसको आप dx और dy कर लें। लिमिट वही रहेगी, लिमिट x की लिमिट पहले लगा देंगे तो x की लिमिट हमारी 0 to 1 आई थी और y की लिमिट 0 to 1 minus x आई थी। इसी लिमिट के आधार पर अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये मिस्टेक थी। तो देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस उल्टा कर देना है। तो ये किसके लिए सॉल्व होगा, पहले ये y के लिए सॉल्व होगा। तो ये सवाल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम किसको पहले ले लें, पहले dy को ले लेंगे, dx को बाद में कर देंगे। ये है 0 to 1, इंटीग्रल करते हैं इसका y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर y, और y स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा y 3/3, और उसकी जो लिमिट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 0 to 1 minus x, और पीछे क्या रहेगा हमारे पास dx। जी करो,
अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सवाल में कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती है। जैसे मुझे पता चल गया अभी कि ये न्यूमेरिकल्स नंबर नहीं आ सकता, तो मैंने सुधार कर लिया। इन चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब लिमिट रख रहे हैं, तो देखिए ये y की लिमिट थी, y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रल किया था, तो y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा x स्क्वायर, y की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स, ये लिमिट रख दी। यहाँ पर भी देखिए y की जगह पर रखेंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब और अपॉन 3। अब ये तो अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट में रखता हूँ तो देखिए 0 रखोगे तो दोनों जगह पर 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास यही स्टेप बचा है और पीछे क्या बचा हुआ है dx। अब इसका हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना और लिमिट लगानी है। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं जिससे हमें इंटीग्रल करने में आसानी हो। x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का x में करोगे तो x क्यूब आएगा। ये दोनों का अंदर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे को सॉल्व करते हैं, प्लस, तो देखिए ये फॉर्मूला सेट हो रहा है a माइनस बी पे क्यूब, तो a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आप इस फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं। इसके आधार पर हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो 1/3 को हम बाहर कर दें, कांस्टेंट नंबर है, इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। a की पावर क्यूब यानी 1 की पावर क्यूब 1 आएगा, x की पावर 3 यानी b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b यानी कि x प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट ये किसके लिए सॉल्व हो रहा है, हमारा dx के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, यानी हम x के लिए इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। आगे तो अब हमारे पास क्या बन गया, 0 to 1 लिमिट है। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस ये 1/3 चल रहा है, कुछ देख लेते हैं, कुछ कट पिट रहे हैं ये, तो कैलकुलेशन वहां तो कुछ नहीं कटा, इस पूरे का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अपॉन में 3 जा रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 आगे आएगा माइनस का x, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x आएगा, फिर अगले पद में भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो आएगा x स्क्वायर और पीछे क्या चल रहा है हमारे पास dx, ये मैंने अलग से dx। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई 1/3 एक्स क्यूब में एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का x, 3 से 3 फिर से कैंसिल हो, क्या बचा x स्क्वायर। इसका इंटीग्रल हम कर देते हैं, बड़े आसानी से इसका इंटीग्रल होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये वैसे ऐड हो रहा है, अब हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, x टू द पावर क्यूब की x टू द पावर 4/4, 1/3 का करोगे तो 1/3 x आएगा, x की पावर 3 का करोगे तो x टू द पावर 4/12 आएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और x स्क्वायर का करोगे तो x क्यूब अपॉन 3 आएगा। लिमिट क्या चल रही है, 0 to 1 हमारी लिमिट चल रही है। एक बार फिर से इंटीग्रल चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। x स्क्वायर का किया तो x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब का करा तो x 4/4, 1/3 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x माइनस x टू द पावर क्यूब का करोगे तो x टू द पावर 4/4 यानी 12 हो गया, x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर का करा तो x क्यूब अपॉन 3, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट है हमारे पास x की 1, 0 तो पुट करना नहीं है, 0 पुट करोगे तो सभी 0 हो जाएंगे, 1 पुट कर, तो ये देखिए ये बनेगा 1 क्यूब की पावर 3, 1 to the power 4/4 1/3 x यानी 1
1 to the power 4 upon 12, 1 की पावर स्क्वायर अपॉन 2 और 1 की पावर क्यूब अपॉन 3। इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3। इसको एलसीएम लेकर हम जोड़ देते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम आएगा, डिवाइड कर दें और 3 या 12, 3 4 या 12, 12 1 या 12, 2 6 या 12, 3 4 या 12। ऐड कर देते हैं, ये 4 और ये पॉजिटिव है, ये 12 हो गया आपका, 6 7 8 9 10 हो गया और ये अपना 2। तो ये 2 अपॉन 12 यानी कि 1 अपॉन 6 आपका आंसर पाया। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझने वाली जो चीज थी वो थी लिमिट, यानी कि आपके पास जो डायग्राम दिया हुआ है आप उससे एक बेहतर ग्राफ बनाएं जो उसको मैच कर रहा हो, वहां से लिमिट निकालें और लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ज्यादा काम नहीं रह जाता। इंटीग्रल करना मैं आप लोगों को डबल इंटीग्रल सिखा चुका हूं कि कैसे आपको उसके इंटीग्रल को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, केवल एक ग्राफ का आप लोगों को ध्यान रखना है और ग्राफ के अलावा आपको आकृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। आकृतियों का अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सवाल हो चुका, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब ऐसे सवाल कुछ आपके उदाहरणों में ऐसे सवाल दिए हुए हैं, तो वो सवाल आप लोगों को करना है। एक विशेष ध्यान आपको ये देना है dy और dx का। जैसे बुक में, कई बुकों में dy dx लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो या तो आप उसकी इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है उसको पढ़ लें, उसमें सुधार होता है। कभी कभी इंग्लिश वाले में गलत होता है, हिंदी वाले में सुधार होता है, तो आप दोनों को मैच करा कर देख लें कि सवाल तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि इतना सॉल्व करने के बाद फिर गलत निकले अच्छा नहीं लगता। अब कुछ और सवाल भी इसमें हैं जिसके लिए अभी टाइम पर्याप्त नहीं है, तो मैं अभी इसमें से एक कोई छोटा सवाल ले लेता हूँ। ये देखिए, कल परसों में आप लोगों को मैंने एक सवाल कुछ करने के लिए दिया था, कुछ सवाल मैंने करने के लिए दिए थे आपको 6 नंबर तक, तो वो सवाल तो आपके हो चुके होंगे। प्रश्नावली के कुछ बड़े बड़े सवाल और रह गए हैं, जिनमें देखिए उदाहरण में आपको एक सवाल दिया हुआ है इसी टाइप का, मैं बता देता हूँ। वो सवाल है, केवल वहां पर देखिए इंटीग्रल चेंज है। यह उदाहरण नंबर 3 है आपका, उदाहरण नंबर 3 है। सवाल वही दिया है धनात्मक पाद के लिए, सवाल वही है धनात्मक पाद के लिए और कंडीशन वही है x + y ≤ 1 और डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है आपको x y dx एंड dy। ये सवाल आपको दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल उदाहरण नंबर 3 सेम तरीके से होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप प्रश्नावली के सवालों को लगाएं या उदाहरण के सवालों को लगाएं, ज्यादा लगता है। उससे क्या होगा, या तो प्रश्नावली का सवाल उदाहरण में मैच हो रहा होगा या उदाहरण का सवाल प्रश्नावली में मैच हो रहा होगा। उदाहरण के सवाल तो आपको लगाने ही, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी उदाहरणों के सवालों से काफी सवाल देती है एग्जाम में, तो इसके लिए ग्राफ वही बनने वाला है। अब आगे अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी इस टाइप की, ये आपकी अब रटी हुई हो गई, पढ़ चुके हो आप, तो कहीं पर भी पूरी बुक में कहीं पर भी अगर ये कंडीशन आए तो आपको मालूम है कि डायग्राम क्या बनना है। ये तो आपको मूल बिंदु बना देना है। ये कौन सा x अक्ष हो गया तो x अक्ष पर y 0 होता है, ये y अक्ष हो गया तो x यहाँ पर 0 होता है। ये x कौन सा पॉइंट होता है 1 और ये y कौन सा पॉइंट होता है 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक समांतर पट्टी काटनी है। ये समांतर पट्टी की वैल्यू, आप नाम इसको कुछ भी दे सकते हैं, ये एक अल्फांस की तरह है, जैसे हम फिजिक्स में यूज करते थे ना, बायो-सैवर्ट के नियम में हम ऐसा एक आइडिया, बायो-सैवर्ट का नियम ये होता था dv = आइडियल sin θ/r², ये 12th क्लास में था। तो ये जो dl हम यूज करते थे, dl या dx यूज करते थे,
ये एक अल्फांस टाइप होता था कि वो जो अपना वायर है वो छोटे छोटे अल्फांसों से मिलकर बना हुआ, उनको पूरा कंप्लीट कर लेते थे तो पूरा एक तार की ब्रॉड निकल जाती थी। ऐसे ही है ये जो क्षेत्रफल है, इसमें से हमने एक पट्टी काट ली, एक सिंपल पट्टी काट ली जो एक अल्फांस की तरह है। डेल एक्स डेल वाई की इसकी वैल्यू नाम दे सकते हैं, एक्स और वाई के लिए है ये, और नाम देने का भी वैसे कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें ये केवल लिमिट की ओर दर्शाता है कि वाई की लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। तो आप केवल उससे इतनी ही हेल्प लें और ये लिमिट यहाँ पर ऐड कर दें। कौन सी वैल्यू बनती है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनेगा और आपके पास सवाल निकल कर आएगा एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई, और लिमिट जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, एक्स के लिए देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा दिया कि डी एक्स पहले है वाई बाद। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रख लें, अपनी बुक को मैच करा के देख लें। कई बुकों में जो नई बुक आ रही है उनमें सुधार होकर आ रहा है, पुरानी बुकों में आपको कुछ गलती दिख सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो x की लिमिट पहले आएगी तो 0 to 1 और y की लिमिट बाद में आएगी 0, y is equal to 0 to 1 minus x, ये लिमिट आएगी। सवाल की केवल यहाँ की फॉर्म चेंज है, इस फॉर्म में आप इंटीग्रल करना है आपको जो 12th में, और लिमिट वही सेम है। तो आप जैसे जैसे मान रखते जाएंगे आपका आंसर तुरंत आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। सवाल ने टाइम काफ़ी खाया, समझाना पड़ता है सवाल को, कुछ सवाल आपको समझाने होंगे, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे एक सवाल में, आप मुश्किल से उसको 2 मिनट या 1 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।